Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग डाई ऑक्सीजन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो डाई ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है वो हमारे स्टैंडर्ड कंडीशन में या फिर रूम टेम्परेचर पे ये बच्चों आपका डायटोमिक फेज में देखने को मिलता है। ठीक है, डायटोमिक मतलब आपका O2। और यहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए ये बेटा क्या करता है, वो डबल बॉन्ड जो आपको दिख रहा है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड आने से यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी है वो वैल्यू काफ़ी हाई हो जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो ऑब्वियसली आपकी काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा हमारे पास तो डाइऑक्सीजन में पहली पॉइंट तो ये हो कि इसको हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इसकी प्रिपरेशन की। तो आप डाइऑक्सीजन को बहुत सारे मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो, बट इसमें सबसे पहला आपका जो स्टेप होता है इट इज़ फ्रॉम ऑक्साइड्स। ठीक है, आप ऑक्साइड से किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो सिंपल सा है कि कोई से भी अगर आपको मेटल के ऑक्साइड्स है, ध्यान देना बेटो, कोई से भी अगर आपके मेटल के ऑक्साइड्स है, जहाँ पे मैंने आप क्लैरिफाई किया था एस ब्लॉक में। ठीक है, वहाँ पे आपको किस तरीके से ऑक्साइड ऑक्सीजन को देखने को मिल रहा था। वहाँ पे कार्बोनेट थे मेटल के, सल्फेट थे, बाइकार्बोनेट थे, ठीक है और नाइट्रेट थे। तो वहाँ पे किस तरीके से आपका जो ऑक्सीजन है ऑक्साइड का फॉर्मेशन, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाई वन। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास हैवी मेटल्स। ठीक है, जो हमारे पास हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है, अगर उन हैवी मेटल्स के ऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, अगर हम हीट करते हैं, हाई हीट सप्लाई करेंगे, तो उस केस में आपको आंसर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। जैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक तो MnO2 हो गया, ठीक है, इसको हीट करो, या फिर आप Pb3O4 इसको हीट कर सकते हो। ठीक है, बेरियम ऑक्साइड BaO2 इसको हीट करो। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो HgO, ठीक है, इसको हीट करने से। नेक्स्ट आपका सिल्वर Ag2O हो गया, ठीक है, इसको हीट करने से। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी 3 मोल्स होते हैं, यहाँ पे इसके 2 मोल्स होते हैं, है ना, बाकी जो भी हैं उन सबके 2 मोल्स ही देखने को मिलेंगे। तो जब इसे आप हीट करोगे, हीट करने से एक तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, मेटल का ऑक्साइड मिलने वाला है। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन तो यह है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से शिफ्ट होने वाला है, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है ना, तो MnO2 को अगर आप हीट करते हो तो ये कन्वर्ट होता है बच्चों Mn3O4 के अंदर। तो पहले ध्यान देना ऑक्सीडेशन नंबर पे, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, तो X+2 आपके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए -2 होता है, =0, तो X की वैल्यू बच्चों यहाँ पे हो जाएगी +4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, निकालते हैं जरा, 3 × X +4 × -2, ठीक है, =0। तो ये तो बच्चों हो गया -8, उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा ना। तो मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे 3x = ये आपका हो जाएगा यहाँ पे +8, और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8/3। अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो कितना होगा, 3 आपका ये 2 टाइम्स आएगा 6, फिर से 2 बचेंगे और डेसिमल आ जाएगा, और आपका ये 6 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो मतलब ये 2.6 आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे कितनी बच्चों आपकी 4 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट करने पे आपका कहीं ना कहीं रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, हीट करने पे आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये जो MnO2 है वो आपने एक्सेस ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। ठीक है, जो इसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, क्योंकि इसकी 3 मोल्स में ले रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोसेस को समझो कि अगर हम अगर हम यहाँ पे मेटल ऑक्साइड को हीट कर रहे हैं तो वहाँ पे ये प्रोसेस क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और वहाँ पे ऑक्सीजन आपका रिलीज हो रहा है। सेकंड को देखते हैं, Pb3O4 को हीट करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा पहले वो निकालते हैं कितना आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 × X, और आपका ये -8 मतलब उधर हो जाएगा आपका +8। तो X की वैल्यू यहाँ पे बेटा +8 हो जाएगा, X की वैल्यू 8/3 का मतलब आपको 2.6 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन तो ये है कि अब जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो 2.6 से कम आएगा, 2.6 से कम आएगा। अब 2.6 से कम वाला आंसर ही आपको चूज करना है।
एक्चुअली क्या होता है कि जब भी इसी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें लिखा होगा PB304 को मैंने हिट किया है तो वहाँ पे कौन सा आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। नो डाउट ऑक्शन गैस तो आपकी रिलीज होगी, बट जो भी आपको मिलेगा यहाँ से प्रोडक्ट ऑब्वियसली ऑक्साइड ही मिलेगा, बट वो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का मिलेगा। तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का एक ही ऑप्शन दे रखा होगा, उसी टिक करना होगा। तो यहाँ से आपका मिलता है PBO, ठीक है, PBO देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको एक मैं सिंपल सा लॉजिक दूं, आप ऐसे भी समझ लो कि जो हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं जो भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट के, तो कार्बन फैमिली का एलिमेंट है आपका ये लेड PB, ठीक है। तो आपको पता है जब हम कार्बन फैमिली की बात करते हैं तो ठीक है, जर्मेनियम SN, लास्ट एलिमेंट इज PB, ठीक है ना। तो PB का जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करो तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली +2 की स्टेट में देखने को मिलता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है, ठीक है। इसलिए +4 में जाता नहीं है, तो मतलब +2 में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो वैसे भी आप बना सकते थे, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन में कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। तो मतलब लेड का जो स्टेबल ऑक्साइड है वो क्या है, PBO ही है। बात समझ में आ गई। और प्लस आपको यहाँ पे O2 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। नेक्स्ट हम बात करेंगे BaO2। तो BaO2 को हीट करेंगे तो आपको पता है बेरियम, तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन में +4 आ रहा है आपका, ठीक है। तो वैसे तो BA का आपको पता है, अगर ये ऑक्साइड के फेज में है तो अगर इसे आप आयोनाइज करते हो तो आयोनाइज करने पे क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा Ba+2 मिलेगा, ठीक है। और O2 पे चार्ज कितना होगा, -2 होगा। और आपको पता है ये -2 का मतलब ये आपका परऑक्साइड है, ठीक है, परऑक्साइड है। और परऑक्साइड कैसा आपका अनस्टेबल होता है, ठीक है, परऑक्साइड इज अनस्टेबल। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा तो ये बच्चों देखो कन्वर्ट एक तो आपके O2 में हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देगा। और यहाँ से आपका 1 सेकेंड, हाँ, बाकी आपका यहाँ पे ऑक्साइड रिलीज करेगा, मतलब ऑक्सीजन के पास -2 इस तरीके से। फिर -2 इसके साथ ज्वाइन करेगा तो आपको आंसर मिल जाएगा BaO। क्या आंसर मिल जाएगा, BaO मिलेगा। तो फिर पहले देखो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आपको सपोज यहाँ पे BaO2 दे रखा है, ठीक है। तो BaO2 में चेक कर लो, यहाँ पे आपका Ba+2 की स्टेट में जाएगा, ठीक है। आयनाइज होने पे O2 आपके -2 मतलब ये परऑक्साइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन -1 आपको चार्ज देखने को मिलेगा। तो परऑक्साइड तो वैसे ही आपका अनस्टेबल होता है, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू द, अगर आपको पता है कि मैं लॉजिक बताया था कि परऑक्साइड जहाँ भी मिलता है उसको आप इस तरीके डिसोशिएट कर दो, तो कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपका स्टेबल क्या होगा, वो तो ऑक्साइड एक बन जाएगा और दूसरा आपका वो O2 रिलीज करेगा। तो O2 तो बेटा बाहर जाएगा, उसको तो फॉर्म ही करना है। बाकी जो ऑक्सीजन पास -2 चार्ज है, यहाँ +2 है, दोनों कंबाइन करेंगे मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल, तो BaO का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, सिंपल सा ऑक्साइड का फॉर्मेशन इज स्टेबल। सेम हम बात करेंगे HgO को लेके। तो HgO में आपको पता है HgO ईजिली कन्वर्ट किस में हो जाता है, मरकरी के अंदर, ठीक है। मरकरी इज स्टेबल फेज और बाकी निकाल देगा आपका O2। सेम प्रोसेस Ag2O के साथ। तो Ag2O बेटा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एक तो सिल्वर के अंदर कन्वर्ट होगा, बाकी O2 गैस कर देगा रिलीज, ठीक है। तो इसमें देखो लॉजिक समझने की जरूरत है कि PB3O4 PBO में क्यों गया, बिकॉज वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से BO के बारे में, HgO के बारे में, Ag2O बारे में। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, अगर मैं आपको बताऊँ कि जो हैवी मेटल्स हैं, चाहे का मरकरी हो गया, लाइक आपका सिल्वर हो गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर लगभग बच्चों आपका आता है मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस या 350 डिग्री सेल्सियस। बाकी आपके टेम्परेचर जो होते हैं वो अराउंड, हम बात कर रहे हैं इन सब के बारे में, तो ये सारे के सारे टेम्परेचर आपके 200 डिग्री सेल्सियस पे समथिंग आपका रहता है, और वहाँ पे आसानी से रिएक्शन को परफॉर्म कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके जो ऑक्सीजन फॉर्म हुए हैं उनके पीछे आपका लॉजिक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ सोडियम पर ऑक्साइड, ध्यान देना, सोडियम पर ऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अगर हम सोडियम पर ऑक्साइड को एक्चुअली बेटा हम क्या बोलते हैं, ऑक्सोन, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है इट इज़ ऑक्सोन। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे तो आंसर क्या फॉर्म होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करा रहे हैं, ठीक है। और आपका ये परऑक्साइड है तो मतलब ये Na2O2 हो गया, ठीक। इसमें रिएक्शन परफॉर्म करानी है तो क्या फॉर्म होगा, तो आप पहले यहाँ समझो। अगर मैं इसको आयोनाइज कर रहा हूँ, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो क्या फॉर्म होगा, ये आपका 2 सोडियम प्लस, इसको पहले ब्रेक कर लो, समझ में आ जाएगा, एक्वस प्लस ये ऑक्सीजन है O2 है। अब इस पर देखो +1 चार्ज है, तो मतलब ये आप समझो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा ना। तो इस पे चार्ज मतलब यहाँ पे -2 जाना चाहिए,
अब ये -2 का मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन -1 तो इसका मतलब ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है परऑक्साइड। बात समझ में आ रही है, दिस इज दी परऑक्साइड। अभी क्वेश्चन क्या है कि परऑक्साइड तो मिल गया बट परऑक्साइड अनस्टेबल है, तो फ्री किस में जाना चाहेगा, तो परऑक्साइड आपका यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ अभी वाटर मॉलिक्यूल्स पे बात कर लेते हैं पहले एक बार। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा H+ आयन और मिल जाएगा आपको OH- आयन, ठीक है ना, H+आयन एंड OH- आयन। ओके 1 सेकेंड, H+एंड OH- आयन, ठीक है। इसमें से अभी एक कॉन्सेप्ट ये है कि सोडियम प्लस जो है वो सोडियम प्लस तो बच्चों फिक्स है, वो आपका जाएगा किसके साथ, OH- के साथ जाएगा, ठीक है ना। तो सोडियम प्लस पहले तो नेगेटिव को ले लेगा, उनका तो कहानी फिक्स हो जाएगी कि यहाँ से तो NaOH आपका बन जाएगा, वो से आप फिक्स कर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम यहाँ से OH- यहाँ से वाटर से NaOH बन जाएगा। अभी कहानी रुकी हुई है H+आयन के पास और इधर पैरोक्साइड के साथ, तो H+ और पैरोक्साइड, ओके, H+ और जो पैरोक्साइड दे रखा है उसके साथ किस तरीके से आंसर आपका जाना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ इसको आप इस तरीके से समझो कि जो आपका पैरोक्साइड दे रखा है उसको मैं सिंपल तरीके से देखो, एक सिंपल तरीके से अगर ये आपको मैं O2 में चेंज कराऊंगा ऐसे, तो ठीक है वो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे मुझे नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि मैं फिर कन्वर्ट कर दूंगा इसके सोडियम के स्टेबल ऑक्साइड के अंदर, वो उस पर नहीं जाना है। आपको क्या करना है कि जो Na2O2 सिंपल तरीके से बना लो, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाउ इट इज सोडियम, ठीक है ना। और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, और एक OH यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन, इस वाले बॉन्ड को हम डिसोशिएट कर देते हैं और इधर से NaOH 1 सेकेंड, और यहाँ से एक और NaOH, तो मतलब NaOH तो आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। और बीच में समझने की कोशिश करो, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये आपका पूरा का पूरा पार्ट जो है ना वो H2O2 में जाता हुआ दिखेगा, बात समझो ध्यान से। मतलब ये जो पैरोक्साइड था हमारे पास, या मैं H वाटर मॉलिक्यूल्स को बढ़ा लूंगा 2 मोल्स कर लूंगा, तो यहाँ से आपका क्या होगा, जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहाँ से लॉजिक भी समझ सकते हो कि एक H+ यहाँ आएगा और एक H+ यहाँ पे आएगा, ये दोनों कंबाइन कर लेंगे तो H2O2 का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब पैरोक्साइड बन जाएगा, बट O2 तो अभी नहीं मिला ना, ठीक है। तो ये जो आपका पैरोक्साइड है यहाँ पे फॉर्म हो गया ना, बाकी यहाँ पे आपके 2 मोल्स अगर आपने लिए हैं, 2 मोल्स लिए हैं, 2 मोल्स आपने Na2O2 अगर ले, अगर सॉरी अगर आपका 1 मोल्स Na2O2 है, 2 मोल्स वाटर है, तो आपका पैरोक्साइड पे जाके स्टॉप हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अभी ऑक्सीजन फॉर्म हुआ ही नहीं है, तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मोल्स को चेंज करूँगा, तो मतलब मैं 2 मोल्स ऑफ Na2O2 ले लूँगा, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ 2 मोल्स ऑफ Na2O सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स। जब 2 मोल्स में लूँगा तो यहाँ से आपके 4 मोल्स ऑफ NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 × 2 मतलब 4 सोडियम, तो 4 सोडियम के पास 4 OH- यहाँ से आ जाएंगे, बात समझो ध्यान से आप, ठीक है। तो ये आपका कॉमन हो क्या मिलेगा, 4 NaOH बना लेगा, और बाकी यहाँ से आपको आंसर देखने को मिल जाएगा O2 गैस, ठीक है। तो ये देखो ध्यान है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स अगर उसको हम चेंज करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करने पे जो आपका प्रोडक्ट है वो भी आपके चेंज होते हैं। अगर आपका रेशियो था 1:2 में, तो फिर आपको H2O2 मिला था परोक्साइड। बाकी आपका आपको परोक्साइड भी क्या है, अनस्टेबल है ना, वो ऑक्साइड में आना चाहेगा, तो इसलिए ऑक्साइड को मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया, इट इज़ फाइनल स्टेप, इट इज़ मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर मैं फॉलो कराता हूँ बेटा MnO2, ध्यान दो, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैसे बेटा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा, वो आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है आपका +4, तो ये कहाँ पे जाना चाहेगा, ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ठीक है, आपको पता है KMnO4 से आपको पता है KMnO4, ठीक है। इसमें जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, +7 आता है, तो मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज +7, तो ये +7 की तरफ जाना चाहेगा +4 से, मतलब ये अपना ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, और इस ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करने के लिए क्या है, कौन H2SO4 है। रिएक्शन के पार्ट आपको समझ में कौन क्या करने वाला है, किसका रोल क्या होगा, तो लिखते हैं रिएक्शन को। तो MnO2 is combined with concentrated H2SO4, देखो बच्चों क्या आंसर होगा,
यहाँ से क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम ही बच्चों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से, और ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और जहाँ पे इसका Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आपका +4 है और ये कन्वर्ट होकर जाएगा बेटा +7 की तरफ, ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज करेगा, इसका मतलब यही है, ठीक है ना। तो अभी आप ये मुझे बताओ कि यहाँ पे इसका आंसर आपका क्या बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से कहीं पोटेशियम तो है नहीं जो कि MnO4 आपको मिल जाए, तो 1 सेकेंड, यहाँ से क्या होगा, ये जो Mn जो होगा ना, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 1 सेकेंड, ये आपके कितना आ रहा है, +4 की स्टेट में आ रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन है वो तो ऑक्साइड की फॉर्म में है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, Mn जाएगा सल्फेट, बिकॉज Mn इज ए मेटल, इट विल कंबाइन विद सल्फेट, तो यहाँ से बना लेगा ये MnSO4, तो KMnO4 की कहानी तो स्टॉप हो जाएगी क्योंकि अब पोटेशियम नहीं है, तो MnSO4 आ गया, ठीक है, और MnSO4 आ जाएगा, एक तो ये आंसर बनेगा, और दूसरा आंसर क्या बनेगा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, तो मतलब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकल जाएगा, और प्लस आपको मिल जाएगी ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे आपका आंसर। तो यहाँ से हमने बात करी कि जो हमारे मेटल के ऑक्साइड है वहाँ से किस तरीके से आंसर आपका फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन कैसे आपका रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉम सॉल्ट, फ्रॉम सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट से हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं। अभी सॉल्ट के बारे में तो आपको जनरली एल्कली मेटल्स ही देखने को मिलेगा, तो एल्कली अर्थ मेटल्स प्लस एल्कली मेटल्स, तो पहले मैं बात करूँगा एल्कली मेटल्स के साथ। अगर एल्कली मेटल्स के नाइट्रेट पे क्वेश्चन आते हैं आसान से, ठीक है, एल्कली मेटल्स के नाइट्रेट्स हैं, वैसे कार्बोनेट है तो CO2 गैस रिलीज करेगा, ठीक है, सल्फेट हो तो फिर वो आपका SO3 गैस रिलीज कर देगा, ठीक है, और SO2 गैस रिलीज करेगा, बट एल्कली नाइट्रेट हैं तो आपको पता है यहाँ पे NO2 गैस भी रिलीज होगी, ठीक है, बाकी O2 गैस भी रिलीज होती है, तो यहाँ पे एल्कली मेटल्स के नाइट्रेट हैं, अगर उसको हम हीट करते हैं तो वो आसानी से क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ पे NaNO3 KNO3, ठीक है, अगर इनको हम हीट करेंगे तो इनको हीट करने से यहाँ से क्या आंसर मिलेगा, एक तो आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से NaNO2, मतलब दिस इज नाइट्रेट, नाइट्रेट बिल नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस आपको यहाँ से O2 गैस करेगा ये रिलीज। नेक्स्ट मैं KNO3 की बात करूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा KNO2 में, मतलब आपके जो एल्कली मेटल्स के आपके नाइट्राइट हैं वो आपके यहाँ पे नाइट्रेट हैं जो नाइट्राइट में, मतलब दिस इज नाइट्रेट, लास्ट में AT आ रहा है, यहाँ पे IT देखने को मिल रहा है, ठीक है, और प्लस यहाँ से आपकी ऑक्सीजन गैस कर देंगे रिलीज, ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, एस ब्लॉक के लेक्चर्स पे आप रिवाइज कर सकते हो, वहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि अगर हम KClO3 को हीट कर रहे हैं, या फिर हम लोग K2Cr2O7 को हीट कर रहे हैं, या फिर हम लोग KMnO4 को हीट कर रहे हैं, बट कीप इन माइंड ये सारी रिएक्शंस आपके हाई टेम्परेचर पे होने वाली हैं, तो अगर मैं हाई टेम्परेचर पे हीट करता हूँ तभी आपके ये सारे के सारे जो स्पीसीज जो कंपाउंड है वो O2 गैस करेंगे रिलीज, ठीक है, तो देखेंगे वो स्टेप क्या होने वाले है, उस स्टेप को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले लेने वाले हैं बेटा KClO3, KClO3 को आपको यहाँ पे हाई हीट का मतलब 400 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे हम फॉलो करते हैं, तो यहाँ से आपका जो KClO है वो बाहर निकल जाएगा, स्टेबल सॉल्ट बन जाएगा, प्लस आपका जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग की बात करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे इसकी 2 मोल्स होंगे, और यहाँ पे आपका ये 3 मोल्स हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ K2Cr2O7, इसको अगर मैं हीट करता हूँ 400 डिग्री, ये भी हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ से आपको आंसर मिलता है K2Cr4 प्लस आपको मिलेगा Cr2O3 प्लस मिलता है ऑक्सीजन गैस, बाकी इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं KMnO4 को हीट करता हूँ, KMnO4 को हीट करता हूँ, इट इज़ अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस, तो इस केस में आपको आंसर मिलता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 गैस, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को लेके बात करूँ तो ये तो आपका +7 होगा, और यहाँ पे कितना होगा आप निकाल सकते हो क्योंकि MnO4 -2 में होगा ना बच्चों, यहाँ पे देखो MnO4 -2, ठीक है, तो 4 इंटू आपका 2 का -8 हो जाएगा, तो उधर हम जाएंगे तो +8 -2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आया 6, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 4, तो इसका मतलब +7 से +6 और यहाँ पे +4 जा रहा है, ठीक है ना।
तो यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है और ये भी आपका रिडक्शन हो रहा है। तो ये प्रोसेस को समझो, मैं जनरली हीट कर रहा हूँ तो रिडक्शन प्रोसेस ही सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको वही आंसर टिक करना है जो आपका रिडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करने वाला हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो K2Cr2O7 है, तो K2Cr2O7 में कितना आंसर होगा, ये आपका निकल के आता है +6, ठीक है। और यहाँ पे जरा देखते हैं ऑक्सीडेशन में कितना होगा। तो अच्छा, यहाँ पे पहली बार देखते हैं, तो आपका CrO4 कितना -2 हो जाएगा, 4 × 2 कितना -2 हो जाएगा, और -8 हो जाएगा, उधर आपका जाएगा तो फिर 6 में आ जाएगा। तो मतलब इसका तो +6 रहा, कोई चेंज नहीं रहा। बट यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 3 × -2 मतलब -6, उधर +6 /2 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3। तो देख सकते हो यहाँ पे ये +7 से क्या हो रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये +7 से क्या हो रहा है, एक तो +6 में जा रहा है, यानी +6 से +6 में जा रहा है, और आपके +3 में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको जो स्टेप्स हैं ये थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, बिकॉज ये टेम्परेचर डिपेंडेंस और जहाँ पे आपका रिडक्शन प्रोसेस से मैक्सिमम सपोर्ट करेगा जनरली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखने का लॉजिक है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँगा नेक्स्ट कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर मैं KMnO4 को लेके आता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर मैं लेके आऊँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग K2Cr2O7, ठीक है, तो दोनों से आंसर को हम लोग चेक करेंगे। तो फर्स्ट से देखेंगे आंसर, ये आपको पूरी की पूरी स्टेप ऑलरेडी हो चुकी है, आपको पता है यहाँ से ये जो Mn वाला पार्ट है ये जाएगा सल्फेट के साथ, तो पहला तो आंसर मिलेगा आपको MnSO4, ठीक है। और सेकेंड आंसर आपको यहाँ से क्या मिलेगा, KMnO4 के बारे में बात करें, सेकेंड आंसर आपको मिलेगा पोटेशियम, इट विल ऑल्सो मूव विद सल्फर, तो एक आंसर मिलता है K2SO4, ठीक है, 2 सॉल्ट मिल गए हैं। थर्ड आंसर आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स, और आपको फोर्थ जो आंसर मिलता है वो 5 मोल्स ऑफ O2, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बहुत बारी डिस्कस किया है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर मैं KNO4 लेके आता हूँ तो उस केस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर तो बच्चों यहाँ पे आपका +7, यहाँ पे कितना है +7 है, ये चेंज होकर आपके +2 में चला जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आपको 5 मिल के, सिर्फ बैलेंस फैक्टर यहाँ पे 5 बोलते हैं, ठीक है ना, +7 से +2 जा रहा है। और यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फोर्थ आंसर है, कितना कितना मोल्स ऑक्सीजन रिलीज करता है, 5 मोल्स O2 आपका रिलीज करेगा, ठीक है। बाकी इसका जो एक मैकेनिज्म वाला पार्ट है, ठीक है, तो मैकेनिज्म वाला पार्ट प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर में सर्च करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा मैकेनिज्म। अभी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट केस है मैं उसी के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका अगर H2SO4 के साथ में K2Cr2O7 लेके आऊँगा तो यहाँ भी सॉल्ट बनेगा, पोटेशियम जाएगा सल्फेट के साथ, तो पहला आंसर आपको मिलेगा K2SO4, ईजी है। सेकेंड आंसर क्या हुआ, क्रोमियम जो होगा वो भी जाएगा सल्फेट के साथ, तो क्योंकि वो भी मेटल है तो यहाँ से बनाता है वो Cr2SO4 थ्राइस। एक तरीके से रिवीजन हो रहा है बच्चों ये, ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस की हैं सारी सारी चीज़ें पहले भी। और थर्ड आपको मिलेगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स, और पता होना चाहिए कि जब K2Cr2O7 फॉलो करता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो यहाँ से आपका जो 3 मोल्स ऑफ O2 रिलीज होता है, ठीक है। ऊपर वाले में 5 मोल्स, यहाँ पे आपका 3 मोल्स, समझ में आ गया। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो तो यहाँ पे आपको +6 देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप निकालोगे तो आपका ये देखो ठीक है, तो यहाँ से भी आप ऑक्सीडेशन निकालोगे तो यहाँ पे आपको डिक्रीज ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको आप निकालना एक बार ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ये सब डिस्कस किया ही मैंने, इसको आयनाइज कर दो बाकी निकाल लो। देखो मैं करता हूँ, 2 मोल्स आपके क्रोमियम में कितने 2 हैं, तो इस पे चार्ज कितना है, पहले सल्फेट निकाल दो, सल्फेट पे कितना होता है SO4 -2 होता है, बट ये 3 मोल्स हैं, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, बात मेरी समझ में आ रही है। यहाँ पे +6 है तो +6 से क्या हो गया है, +3 हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करते हैं तो ये डिफाइंड होता है फॉर पर एटम, फॉर पर एटम का मतलब होता है सिंगल एटम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे +3, यहाँ पे +6, चार्ज कितने का है 3 की, तो यहाँ पे इसलिए हम बात करते हैं कि जब बैलेंस फैक्टर आएगा, अच्छा एक के लिए चेंज आपका 3 का है क्योंकि यहाँ भी 2 क्रोमियम है यहाँ भी 2 क्रोमियम है, तो इंडिविजुअल के लिए अगर बात करेंगे तो 3 का चेंज है, इसलिए पे बैलेंस फैक्टर की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी 3। चलो ये वाला पॉइंट फिनिश हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको अगर मैं फॉलो कराऊंगा, ठीक है, एसिडाफाइड KMnO4 के साथ,
ठीक है। H2O2 को अगर मैं फॉलो कराऊंगा एसिडिफाइड KMnO4 के साथ, जिसका भी मैकेनिज्म ऑलरेडी पहले हो चुका है, बाकी यहाँ पे आप देख लो KMnO4 प्लस, बेटा एसिडिफाइड का मतलब यहाँ ले लेते हैं हम लोग H2SO4 एसिड ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे हम फॉलो कर लेते हैं H2O2, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप लोग निकाल पाओगे, क्योंकि इस सब पे सारी सी रिएक्शंस पहले हो चुकी हैं। मैं वही बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर के लेक्चर देखना आपका काम है, ठीक है ना। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मेरा जो काम था मैं कर चुका हूँ, आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। उन चीज़ों को रिवाइज करो। आप लेक्चर अगर नहीं देखोगे तो वो प्रॉब्लम आपकी है, ठीक है। लेक्चर्स को देखो, वहाँ से चीज़ें आपको सिंप्लीफाई हो जाएंगी। मैं एक ही चीज़ को हज़ार बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देखो सिलेबस तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही है, ठीक है, चाहे जेई का हो चाहे नीट का हो। तो चीज़ें जितनी बार आप वहाँ पे देखोगे लेक्चर्स, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। आप चीज़ों को देखोगे, डाउट बनता है तो मुझे आप टेक्स्ट करो। तो KMnO4 के बारे में बात करते हैं। H2SO4 एसिडिफाइड है H2O2। तो यहाँ से देखो एक आंसर क्या मिलेगा, पोटेशियम का सल्फेट के साथ। तो एक तो आंसर मिलेगा आपको K2SO4, सेकेंड आंसर मिलेगा आपको MnSO4, नेक्स्ट आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स, और नेक्स्ट मिलेगा आपको 5 मोल्स ऑफ O2, ठीक है। ये आपको आंसर यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम लेबोरेटरी मेथड के थ्रू हम O2 को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का मतलब क्या हो गया, KClO3। तो पोटेशियम क्लोरेट आपके 3 मोल्स होते हैं, और इसके साथ हम हीट करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड की, मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड का मतलब हो गया MnO2। तो MnO2 को हम हीट करते हैं। यहाँ पे रेशियो बच्चों, अगर रेशियो के बारे में बात करते हैं तो रेशियो आप करता है 4:1, 4:1 के साथ, ये एक्चुअली 2 मोल्स होते हैं। 4:1 के साथ हम लगभग इसको लेके आते हैं और यहाँ पे इसे हीट कर देते हैं। तो यहाँ से ये बनाता है आपका KCl, ये बाहर निकल जाएगा, बाकी मिलेगा आपको O2, ठीक है। तो MnO2 बेटा कैटलिस्ट के तरीके से काम करता है। जो KCl का फॉर्मेशन है, O2 गैस फटाफट से रिलीज करता है। दिस इज लेबोरेटरी मेथड। MnO2 यहाँ पे कैटालिटिक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और और ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो MnO2 है वो कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कार्बन होना चाहिए, क्योंकि इसके आसपास कहीं कार्बन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इट इज़ बिकॉज मिक्सचर ऑफ KClO3 एंड ऑक्सीजन इज कार्बन इज एक्सप्लोसिव। क्योंकि आपको पता है कि KClO3 के साथ अगर कार्बन आ गया, और कार्बन आपका जो वो MnO2 के आसपास नहीं होना चाहिए। अगर MnO2 के पास कार्बन हो गया तो बेटा ये एक्सप्लोजिव हो जाता है पूरा पूरा। KClO3 प्लस कार्बन इज वर्क एज ए एक्सप्लोजिव, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए कार्बन फ्री होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना लेबोरेटरी मेथड। जब भी आप लेबोरेटरी मेथड के थ्रू इसे ऑप्शन को आप क्लियर करो, आप फॉर्म करो, कार्बन नहीं होना चाहिए MnO2 के आसपास। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड एयर, ठीक है। तो लिक्विड एयर को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चर फ्रॉम लिक्विड एयर। तो लिक्विड एयर से हम कैसे कर सकते हैं मैन्युफैक्चर। तो एयर को बच्चों, अब अगर आप एयर को अगर लिक्विफाई करते हो, ध्यान दो, एयर तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एयर को सबसे पहले लिक्विफाइड किया था बच्चों जूल थॉमसन, ठीक है, जूल थॉमसन। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहले एयर का जो लिक्विफिकेशन किया था उसको बेटा कॉल करते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट के नाम से, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जूल थॉमसन ने क्या किया था, ये आपके एयर का लिक्विफिकेशन कराया था। तो लिक्विफिकेशन एयर का हम कैसे करा सकते हैं बच्चों, कंप्रेस, ठीक है, प्रेशर को सप्लाई करके। प्रेशर की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज, कंप्रेस करना पड़ेगा। और एज वेल एज आपको जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब कूलिंग इफेक्ट, ठीक है, कूलिंग भी करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ आपको कंप्रेस करना पड़ेगा, मतलब प्रेशर की वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो जिसमें जो आपका कूल्ड जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, ये फ्री फ्रॉम एयर, ठीक है, दिस इज फ्री फ्रॉम एयर हो जाएगा, ठीक है। जो कूल्ड आपका CO2 है वो फ्री फ्रॉम एयर हो जाएगा, और वहाँ से एस्केप कर जाएगा, और टेम्परेचर आपका फॉल करेगा, ठीक है। तो ये पूरी का पूरी जो प्रोसेस है उसमें N2 भी फॉर्म हो जाता है, O2 भी फॉर्म होगा। वो डिफरेंट एक्चुअली सारे से लिक्विड फेज में चले जाएंगे, और फिर उस केस में इनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे। आपको पता है यहाँ से CO2 भी, जो भी डिफरेंट गैसेस हैं, वहाँ पे आपका मेथेन भी होगा, ये भी लिक्विडफाइड कर जाएगा। आपका O2 भी होगा, ये भी लिक्विडफाइड करेगा। आपका N2 भी होगा, ये भी लिक्विडफाइड कर जाएगा। ये सारे के सारे आपके लिक्विडफाइड कर जाएंगे, और इन लिक्विड्स के बच्चों क्या होंगे, रिस्पेक्ट टू आपके बॉइलिंग पॉइंट होंगे। तो इन बॉइलिंग पॉइंट जैसे मैं टेम्परेचर सप्लाई करूँगा तो इनके रिस्पेक्ट टू डिफरेंट आपके जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर क्या होगा, ये फटाफट से बाहर आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है।
अभी ये सारे के सारे कंपोनेंट के अंदर आपको पता है N2 एंड O2 हमारे एयर के अंदर सबसे मैक्सिमम पार्ट रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं। तो N2 और O2 अगर इसके मैं बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बारे में बात करूँ तो ये होता है 12.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 12 पॉइंट, अगर ये ऑब्वियसली मिक्सर की फॉर्म में ही देखने को मिलेगा क्योंकि इनका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होगा। तो फ्रैक्शनल इवापोरेशन बच्चों के यहाँ पे प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल इवापोरेशन। तो फ्रैक्शनल इवापोरेशन के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पे हम N2 को अलग कर सकते हैं O2 से। ठीक है, जिसमें N2 आपका पहले आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है और O2 उसके बाद रिलीज होगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि N2 जो होगा वो लोअर टेम्परेचर पे बाहर चला जाएगा और जो O2 होगा वो हाई टेम्परेचर पे आपका क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए डिफरेंस जो होता है आपके यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का वो 12.8 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट, लिक्विफिकेशन कैसे करना है, थोड़ा सा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हम ऑक्सीजन को इजीली क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीजन को फॉर्मेशन के लिए, तो इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं, ठीक है, तो भी आपका यहाँ से ऑक्सीजन गैस आपको देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करा रहे होते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रोड का हेल्प लेते हैं, और वो इलेक्ट्रोड बच्चों यहाँ पे आपका होता है क्या, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जहाँ पे हम एसिडिफाइड वाटर को लेके आते हैं। या फिर आप अब दूसरा केस समझो, अगर हमारे पास एसिडिफाइड अगर हमारे पास एसिडिफाइड वाटर होगा तो फिर इलेक्ट्रोड आप लोग प्लेटिनम यूज करना। ठीक है, और यही हमारे पास सपोज अगर मैं मान के चलूँ, क्वेश्चन ये भी बहुत पूछ सकते हैं कि अगर एल्कलाइन वाटर हुआ, तो एल्कलाइन वाटर हुआ तो फिर कौन सा आपको कैटलिस्ट यूज करना है, सॉरी, तो कौन सा आपको इलेक्ट्रोड यूज करना है, तो फिर निकल। तो निकल इलेक्ट्रोड आपको यहाँ पे यूज करना होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दो बच्चों। अगर आपका एसिडिफाइड होगा तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए अगर एल्कलाइन वाटर हुआ तो निकल कैटलिस्ट हम लोग, सॉरी, निकल आप इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं। समझ में आ गया। बाकी आपका जो ऑक्सीजन गैस है बाकी आपकी जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ पे निकलने वाली है, वो आपकी एनोड पे ही क्या होगी, रिलीज होगी। तो जरा इसके रिएक्शंस को एक बार हम लोग फॉलो करते हैं तो क्या आंसर होना चाहिए। जैसे आपके पास क्या एसिडिफाइड है तो मैंने लिया H2SO4, तो ये आपका पहले आयोनाइज होगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको 2H प्लस और प्लस मिलेगा आपको सल्फेट SO4 - 2 आयन। पहली स्टेप ये होगी। अभी दूसरी स्टेप में क्या होगा, एथ कैथोड। तो कैथोड की जो रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, आपको पता है 2H प्लस, या आपका रिडक्शन होने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, ये दोनों मिक्स करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये आपके यहाँ से H2 गैस देखने को मिलेगी। और H2 में आपका कितना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का 0, यहाँ पे कितना है +1। प्रोसेस क्या हो बेटा, वो रिडक्शन, क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और कैथोड पे आपका रिडक्शन ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एट एनोड। तो एनोड पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे जो 2OH माइनस है, ठीक है, 2OH माइनस, ये आपके वाटर मॉलिक एक्वस मीडियम में रहता है ना, 2OH माइनस, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा आपके वाटर मॉलिक्यूल्स में, प्लस आपका रिलीज करेगा हाफ मोल्स ऑफ O2 और प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका देख सकते हो कि एनोड पे आपकी O2 यहाँ से रिलीज हो रही है, मैंने बैलेंस करके बात करी है। ठीक है अगर यहाँ पे एसिडिक वाटर इलेक्ट्रोलाइज में करा रहा हूँ तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आपको यूज करना है, और एल्कन वाटर है तो आपका निकल इलेक्ट्रोड यूज करना है। बाकी रिएक्शंस आपकी इसी तरीके से फॉलो की जाएंगी। ये समझ में आ गया होगा क्लियर है। ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस आपको बिल्कुल ध्यान में रखने पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन को बेटा हम लोग और भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि अगर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 के हम डिकम्पोजिशन कराते हैं, या फिर हम हाइपोक्लोराइड्स, ध्यान दो बच्चों, हाइपो, ठीक है, हाइपोक्लोराइड्स या फिर H2O2 का अगर मैं डिकम्पोजिशन कराता हूँ तो डिकम्पोजिशन कराने पे भी क्या होता है, आपका O2 गैस रिलीज होती है। जैसे H2O2 का अगर डिकम्पोजिशन कराओगे वो भी 2 मोल्स होता है, तो यहाँ से क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर आपका फटाफट से बाहर निकल जाएगा, प्लस यहाँ से आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। ठीक, दूसरा समझो कि अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम का CaOCl2, दिस इज हाइपोक्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, इसके 2 मोल्स हैं, इसको मैंने हीट करते हैं, CaOCl2 ये आपका कैटलिस्ट है कोबाल्ट का, तो यहाँ से आंसर मिलता है CaCl2, एक तो सॉल्ट मिल जाएगा, बाकी आपका जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगा O2 की फेज में। ठीक है, तो ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से भी एक्ट करते हैं, तो वही जो ऑक्सीजन है वो O2 की फेज में यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो यहाँ से बेटा हो गया आपके प्रिपरेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है, ठीक, तो ऑक्सीजन में 1 सेकेंड, यस, ऑक्सीजन में
ठीक है, ये जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो क्या है, उस पर क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे पास ये जो डाइऑक्सीजन फॉर्म हो चुके इतने सारे प्रोसेस से, ये कैसा होगा, ये होता है बच्चों कलरलेस। ठीक है, तो डाइऑक्सीजन या ऑक्सीजन गैस इज ऑलवेज कलरलेस। सेकेंड, इसके पास कोई स्मेल नहीं होती है, तो मतलब ये हो गया आपका ऑडरलेस। कोई इसके पास टेस्ट नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्टलेस। ठीक है, तो ये आपका टेस्टलेस गैस की फेज में आपको देखने को मिलेगा। और गैसियस ऑक्सीजन आपकी कलरलेस होती है। लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन के बारे में बात करें, ठीक है, तो अगर आपका लिक्विड O2 होगा, लिक्विड डाइऑक्सीजन होगा, तो ये बच्चों इसका कलर होता है, दिस इज दी पेल ब्लू। पेल ब्लू मिलेगा आपको कलर। और यहीं पे अगर आपका सॉलिड हो जाए, अगर ये सॉलिड O2 अगर आपको मिल जाता है, तो फिर ये मिलता है परफेक्ट ब्लू कलर में। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, अगर गैसियस फेज में होगा तो कलरलेस, ठीक है, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। लिक्विड फेज में आएगा तो कलर को बस ध्यान रखना, बाकी चीज़ें चेंज नहीं होने वाली हैं, पील ब्लू में चला जाएगा। और सॉलिड में होगा तो फिर आपको मिलेगा परफेक्ट ब्लू में। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये जो भी कलर चेंज हो रहे हैं, उन कलर के पीछे रीजन क्या है। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जो कलर एराइज हो रहे हैं, एराइज होने के पीछे बच्चों रीजन होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ से बच्चों, ग्राउंड स्टेट से। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है बच्चों, वो आपका हो रहा है हायर स्टेट के अंदर। ठीक है, हायर स्टेट के अंदर। ठीक है, ये जो कलर देखने को मिल रहा है कि भाई गैसेस फेज में है, फिर लिक्विड में गया, फिर सॉलिड में गया, कलर बढ़ता जा रहा है, कलर की डेंसिटी बढ़ती जा रही है ना, यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे रीजन होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। जब हम ग्राउंड स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलता है ट्रिपलेट स्टेट। और ट्रिपलेट स्टेट से अगर वो सिंगलेट स्टेट में जाएगा, तो मतलब दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ट्रिपलेट सिंगलेट ट्रांजिशन इज फॉरबिडन इन गैसेस ऑक्सीजन। तो गैसेस ऑक्सीजन में आपको ये ट्रिपलेट से सिंगलेट ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है ना। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि भाई ट्रिपलेट का मतलब क्या, ग्राउंड स्टेट हो गया। ठीक है, इसको जरा मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना कि इसका, अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट के बारे में बच्चों बात करूँ, तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा। देखो, ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले बात करूँगा मैं ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, ये यहाँ पे होगा, और ये आपकी ट्रिपलेट फॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे हम जीरो एनर्जी को सप्लाई करते हैं, 0 किलो जूल पर मोल। ठीक है, दिस इज मैं थोड़ा सा स्पेस लेके बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो एक सेकेंड। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स ये इस तरीके से प्रेजेंट है। ये आपका हो गया यहाँ पे पाई स्टार 2p/, और ये हो गया आपका पाई स्टार 2pz। ठीक है, दिस इज द ट्रिपलेट। ठीक है, दिस इज दी ट्रिपलेट, और यहाँ पे 0 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको देनी पड़ती है। इसके बाद जब यहाँ पे मैं कराऊंगा फर्स्ट एक्साइटेशन, ठीक है, तो अब मैं बात करूँगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में। जब फर्स्ट एक्साइटेशन होगा, तो उस केस में पेयर्ड हो जाएंगे। तो पेयर्ड होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से पेयर्ड हो गए। ठीक है ना, और ये आपको यहाँ पे फ्री हो जाएगा। इसका मतलब ये जो स्टेप देखने को मिलती है, दिस इज दी सिंगलेट। ठीक है, दिस इज दी SINGLET। ठीक है, दिस इज द सिंगलेट। और सिंगलेट के अंदर जो एनर्जी आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड हुए हैं, तो कितनी एनर्जी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, 92 किलो जूल पर मोल। फिर इसके बाद बात करते हैं सेकंड। तो अगर आपका फिर से सेकंड एक्साइटेशन होगा, तो सेकंड एक्साइटेशन के अंदर फिर से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, आपके सेपरेट हो जाएंगे। तो सेपरेट होने का मतलब हो जाएगा, एक यहाँ पे चला जाएगा, फिर ये यहाँ चला जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगलेट। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगलेट। और इस केस में एनर्जी आपको बेटा डिफाइन करनी पड़ती है 157 किलो जूल पर मोल। मतलब ये ग्राउंड स्टेट में है, ये फर्स्ट स्टेट है, पेयर्ड हो गए, सेकंड के अंदर फिर से अनपेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। इसी पूरे प्रोसेस की वजह से आपका जो डाइऑक्सीजन था गैसेस फेज में वो कलरलेस होता है। और फिर गैसेस अगर आपका वहाँ पे लिक्विड में जाएगा तो पेल ब्लू होगा, सॉलिड में जाएगा तो आपका O2 की फेज जो होगी वो ब्लू आपको कलर देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। अब ये पूरा का पूरा जो प्रमोशन हो रहा है, उसी प्रमोशन में जो हम बात कर रहे हैं कि जो O2 आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, तो ब्लू कलर तो दिख रहा है वो तो आपको, लेकिन क्वेश्चन है कि कौन से कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है जब एक्साइटेशन हो रहा है, तो उसमें कौन से कलर को एब्जॉर्ब कर, एब्जॉर्बिंग बच्चों देखो मैं ब्लू कलर बता रहा हूँ, ये ब्लू कलर जो आपको देखने को मिल रहा है सॉलिड के अंदर, सॉलिड O2 के अंदर,
उस केस में कौन से कलर को एब्जॉर्व करे, कौन से लाइट एब्जॉर्व करती है बेटा, वो होती है आपकी रेड येलो ग्रीन। रेड येलो ग्रीन ये गैस, ये जो आपकी लाइट है, ठीक है, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट है, इसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, फिर वहाँ से आपको ब्लू कलर क्या है देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? सारे के सारे मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके रीअरेंजमेंट के बारे में बात करी, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँगा इसकी कलर के बारे में बात हो गई। नाउ कम सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी की बात करें तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कैसा होगा, ये इनसॉल्युबल, लगभग बहुत ही लेस सॉल्युबल होगा, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स कैसा है, ये आपका है पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, दिस इज दी पोलर सॉल्वेंट। और O2 एक्चुअली में कैसा होता है, डबल बॉन्डेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी पोलरिटी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि दोनों की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम है। तो डिफरेंस कोई आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, पोलरिटी नहीं है तो बहुत ही लेस सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। मतलब ये अगर आप बोलो तो प्रेशर अप्लाई करोगे ना हेनरी लॉ से, तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है। तो 3 ml पर 100 ml, मतलब अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास 100 ml है तो उसमें 3 ml आपका जो ऑक्सीजन होगा वो आपका डिजॉल्व हो सकता है। कीप इन माइंड एट HTP, मैं फिक्स कर दूंगा एट HTP पे ही मैं ये वैल्यू को बता रहा हूँ, डिफरेंट कंडीशंस पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसी के वजह से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन सॉल्युबल हो रही है इतने अमाउंट में, तो तभी बेटा यहाँ पे जो भी आपकी मैराइन लाइफ है, ठीक है, जो आपकी सी लाइफ है, जो भी फिशेस हैं या फिर जो डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं। दिस इज़ द बेसिक रीज़न। बात मेरी समझ में आ गई है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप ज़्यादा अमाउंट में सॉल्युबिलिटी डिफाइन करना चाह रहे हो, तो फिर वहाँ पे हम लेके आते हैं एल्कलाइन, ध्यान दो बच्चों, एल्कलाइन पायरोग्लिसरॉल। तो एल्कलाइन पायरोग्लिसरॉल आप सॉल्यूशन लेके आओ, तो फिर सॉल्युबिलिटी होगी वो आपकी क्या होगी, थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ बात करते हैं। जो ऑक्सीजन आपका है वो मैंने पहले ही बताया था, ये बेटा मैग्नेटिक में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इस क्यों होगा, क्योंकि इसके पास आपको मिलता था MOT के अकॉर्डिंग, ठीक है। बैलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये तो आपका डाया होता है, बाकी पैरा होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं आपके अनपेयर्ड, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं इसके पास, अनपेयर्ड रहते हैं, ठीक है। और जब हम कूलिंग करते हैं, ध्यान दो, जब इसी O2 गैस की फेज में अगर इसको हम लोग कूलिंग कर रहे हैं, तो कूलिंग करने पे ये बच्चों कन्वर्ट, जो इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ध्यान दो इसमें फॉर्म कैसे होता है, ये O2 ट्वाइस, मतलब ये स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है ऑन कूलिंग। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लिक्विफिकेशन पे। जब इसको हम लिक्विफाइड करते हैं अंडर प्रेशर, तो ये पेल ब्लू सॉलिड एंड सॉलिडिफाइड हो जाता है ब्लू सॉलिड के अंदर। बट जो सॉलिड के अंदर जो चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे इसका जो टेम्परेचर बेटा काफ़ी नेगेटिव होता है, -291 डिग्री सेल्सियस। इतने नेगेटिव पे जाके होता है सॉलिड फेज में कन्वर्ट। इस तरीके से हम बात करेंगे क्या ये आपकी जो O2 है वो बेटा कम आपकी इनफ्लेमेबल गैस होती है, तो मेरा आंसर होगा नॉन इनफ्लेमेबल, ठीक है। ऑक्सीजन इज नॉन इनफ्लेमेबल गैस, ठीक है। बट ये सपोर्ट करती है किसको, कम्बशन को, ठीक है। बट इट सपोर्ट्स दी कम्बशन प्रोसेस, कम्बशन प्रोसेस को सपोर्ट करती है, लेकिन नॉन इनफ्लेमेबल गैस आपकी रहती है। और ऑक्सीजन के जो आइसोटोपिक फॉर्म है, तो आइसोटोपिक फॉर्म के बारे में बात करें तो ये आपको मिलता है ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18, ठीक है। ये आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो नेक्स्ट हम बच्चों बात करने वाले यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज को लेके, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर द ऑक्सीजन, तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेके। तो भाई जो ऑक्सीजन है वो O2 की फेज में देखने को मिल रहा है, गैस की फेज में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी की वैल्यू होती है, इट इज़ टू मच हाई। हाई का मतलब ये जो वैल्यू होती है दैट इज़ अराउंड 493.4 किलोजूल पर मोल। डिस्ट्रिब्यूशन एनर्जी की वैल्यू इतनी हाई है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये आपके बाकी जो मेटल्स या फिर जो नॉन मेटल्स हैं, हम O2 के बारे में बात करें, ये जो O2 ये आपके जो मेटल्स हों या फिर आपके नॉन मेटल्स हों, उनके साथ ईजिली रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती है। मतलब रिएक्शन परफॉर्म कराना है तो आपको यहाँ पे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। हीट सप्लाई करोगे तभी आपका जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वो ही आपका डिसोशिएट करेगा, ब्रेक करेगा, और रिएक्शन आपका फर्दर मेटल और नॉन मेटल के साथ ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे इसके एनोमोलस जो बिहेवियर, तो आपको पता है कि स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू,
अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से ये अपने जो केमिकल बिहेवियर है उसको एनोमलस बनाता है, ठीक है। तो जरा इसमें हम इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके रिएक्शंस के बारे में। तो रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन विद डाई हाइड्रोजन, ठीक है। तो डाई हाइड्रोजन के साथ ये किस तरीके से रिएक्शन को परफॉर्म करता है। ओके, तो डाई हाइड्रोजन के साथ हम बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसमें हमें क्या करना है, बर्निंग करनी है, ठीक है। बर्निंग प्रोसेस कराना है, या फिर हम बात कर सकते हैं, याद रखो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। आप डायरेक्ट बर्निंग कराओ, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हाई टेम्परेचर आपका क्रिएट करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका मिक्सचर होना चाहिए किसका, हाइड्रोजन का मतलब H2 और आपके डाइऑक्सीजन मतलब O2। ये दोनों गैस की फेज में रहेंगे। इसको बेटा इसके पास से हम बर्निंग प्रोसेस को फॉलो कराओ, कम्बेशन को, या फिर आप इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आप क्रिएट कराओ हाई टेम्परेचर। उस केस में इसके 2 मोल्स रहते हैं, और यहाँ पे आपका आंसर फॉर्म हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पे मैं हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो O2 है, मतलब जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसको डिसोसिएट कराने के लिए। तभी बच्चों जो हाइड्रोजन गैस है वो इसके साथ रिएक्शन परफॉर्म करेगी, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपको लिक्विड के फेज में देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँगा डाई नाइट्रोजन के साथ। तो आपको पता है कि अगर N2 के साथ अगर मैं O2 डालता हूँ, ये भी गैस की फेज में, ये भी गैस की फेज में है। बेटा ये कैसा है, ट्रिपली बॉन्डेड है, समझो ध्यान से। और ये कैसा है, डबली बॉन्डेड है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो। ये ट्रिपली बॉन्डेड, ये डबली बॉन्डेड। भाई बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए तभी ये आपका रिएक्शन परफॉर्म होगा। मतलब यहाँ टेम्परेचर बेटा चाहिए होता है 3300 केल्विन। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क का भी यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में इतना हाई टेम्परेचर देने से यहाँ से आपको मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब 2 मोल्स ऑफ NO करेगा फॉर्मेशन। दिस इज द नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे आपकी फॉर्म इस तरीके से हो जाएगी। नाइट्रिक ऑक्साइड इज ए गैसियस रिएक्शन, गैसियस ये आपका है तो गैस की फेज में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्बन के साथ। कार्बन, कार्बन इज ए सॉलिड। कोक रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ए गैस। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा बर्निंग करने पे CO2 गैस देखने को मिल जाएगी। अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ सल्फर के साथ, तो सल्फर इज ए सॉलिड, ठीक है। रिएक्ट विद ऑक्सीजन, O2 इज ए गैस। तो फिर यहाँ भी आपका बर्निंग प्रोसेस होता है और आंसर मिलता है SO2 गैस। और SO2 गैस अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हो कि एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सिस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो SO2 फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और SO3 में कन्वर्ट होगा। और SO3 में यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको +6 मिल जाएगा। यहाँ पे आपका +4 था। तो ऑक्सीजन का हाईएस्ट ऑक्सीजन नंबर कितना है, +6। तो वहाँ पे जाकर रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉस्फोरस के साथ। तो फॉस्फोरस P4 आपको पता है इट इज ऑल्सो सॉलिड, रिएक्ट विद 5 मोल्स ऑफ O2। तो इसकी जो रिएक्शन बच्चों होती है वो आपकी पेंटा ऑक्साइड मतलब आपका P4O10, ठीक है, इसका फॉर्मेशन करेगा और ये होगा आपके लिए सॉलिड। समझ में आ गया होगा, ओके। इसके बाद मैं बात करूँगा नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। तो जो कॉमन रिएक्शन थी आपकी नॉन मेटल्स की वो तो आपकी फिनिश हो गई, ठीक है। वहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म हो चुके हैं। नाउ कम्स कि भाई मेटल के साथ रिएक्शन कैसे परफॉर्म करेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे मेटल्स की हमारी डिफरेंट कैटेगरी है। तो पहले मैं बात करूँगा हाईली हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। अगर आपके हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होंगी तो उस केस में रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। तो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपको मेटल्स पता है, जैसे हम बात करते हैं तो सोडियम हो गया, ठीक है। तो ये जो सोडियम हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो रहा है मतलब इसकी जो रिएक्टिविटी कैसी है, हाई है, क्योंकि आसानी से रूम टेम्परेचर पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है। तो ये जो बेटा रिएक्शंस हैं, अगर मैं बात करूँ सोडियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन, तो सोडियम इज ए सॉलिड, रिएक्ट विद ऑक्सीजन इज ए गैस। तो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शंस आपकी परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत हाई है, आपके आयनेशन एनर्जी की वैल्यू काफ़ी आपके लो रहती है। तो यहाँ से आपका स्टेबल ऑक्साइड बनेगा Ne2O। तो सोडियम का ये कंपाउंड यहाँ से आपको मिलेगा और ये होगा बेटा आपका सॉलिड। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे कि सोडियम अगर एक टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा तो परऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। वो परऑक्साइड क्या, देखो अगर सोडियम के साथ मैं बात करूँ, when सोडियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन O2 आपका ये गैस है, बट टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 575 केल्विन। अगर देखो इसके पहले था रूम टेम्परेचर पर, तो ध्यान दो मैं फिर से लिखता हूँ एक बार। सोडियम इज ए सॉलिड, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे आपका है रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे आंसर मिलता है आपका Na2O।
ठीक है, यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो क्या मिलेगा, 2 सोडियम प्लस, और ये मिल जाएगा ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो ये ऑक्साइड की फॉर्म है। लेकिन यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा 575 पे, तो ये बनाता है पर ऑक्साइड, मतलब ये फॉर्म कर लेगा Na2O2। और Na2O2 का आपको पता है पहले से स्ट्रक्चर, सोडियम सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सोडियम, ये -1 क्योंकि ये +1 होगा, ये +1 होगा, तो परऑक्सी लिंकेज यहाँ से देखने को आपको मिल जाएगी। क्लियर हो गया। और ये भी आपका Na2O2 कैसा सॉलिड, तो प्लीज़ कीप इन माइंड यहाँ पे आपके डिफरेंट टेम्परेचर पर सोडियम किस तरीके से रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, नाउ कम आपके मैग्नीशियम की बात कर देंगे। तो मैग्नीशियम आपके ये भी आपके रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ऊपर करने पे रिएक्शन परफॉर्म कर लेता है, ये आपका सॉलिड होता है। यहाँ से आपका ये O2 है। यहाँ पे हम बात करते हैं बर्निंग, मतलब एबव देन रूम टेम्परेचर, तो यहाँ से आपको आंसर मिलता है MgO, और दिस इज ए सॉलिड। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आयरन के ऊपर, तो आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो वो आपके हीटिंग के साथ ही रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा। तो आयरन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ O2, आयरन इज ए सॉलिड। यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम भी ले रहा हूँ, एल्यूमिनियम इज ए सॉलिड रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ O2। ऑक्सीजन यहाँ पे बच्चों गैस की फेज में है, तो ऊपर से आंसर मिलेगा मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड आपका आयरन का Fe2O3, इट इज ए सॉलिड। और नीचे से मिलेगा बेटा Al2O3, ठीक है, ये भी रहेगा आपका सॉलिड। तो आयरन और आपके एल्यूमिनियम के रिएक्शन आप फिनिश हो गए हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर आपको सल्फर डाइऑक्साइड दे दिया गया, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर मैं ऑक्सीजन फॉलो कराऊंगा, ये भी गैस है, ठीक है, ये भी गैस है, तो यहाँ से आपको जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, प्लेटिनम यूज करते हैं, बेरियम डाई आपका यहाँ पे पेंटाऑक्साइड B2O5 यूज करते हैं, एंड टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट 725 डिग्री सेल्सियस बेटा केल्विन। ठीक है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन बच्चों किस रिएक्शंस की हैं, ये नेमिंग रिएक्शंस बच्चों यहाँ पे एक आता है, अगर आपको पता होगा तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, SO2 के साथ O2 का यूज करते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ SO3, मतलब यहाँ पे 2 मोल्स आपको लेने पड़ेंगे, ये भी आपकी गैस की फेज में रहेगा। बात समझ में आ गई। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हम लोग इस तरीके से SO3 का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर इसके बाद SO3 को हम लोग फॉलो करा देते हैं। अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट फर्दर, तो यहाँ से बन जाता है H2SO4। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हम इन कैटलिस्ट का इस टेम्परेचर का यूज करते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे ओसवाल्ड प्रोसेस को लेके। तो ओसवाल्ड प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं अमोनिया के साथ फॉलो करते हैं कम्बेशन। तो अमोनिया के साथ कम्बेशन मतलब O2 फॉलो करेंगे। अमोनिया यहाँ पे 4 मोल्स होता है, और जो ऑक्सीजन आपका 5 मोल्स होता है, बोथ आर इन गैसियस फेज। बट कीप इन माइंड कि यहाँ पे जो आपका कैटलिस्ट द प्लेटिनम गॉग, तो प्लेटिनम गॉग का यूज करते हैं, टेम्परेचर इज 1100 केल्विन रहेगा। फिर यहाँ से आपको मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लस मिलता है 6 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड से ही बच्चों फाइनली क्या मिलता है आपको, HNO3 देखने को मिलता है। ये आपका जो प्रोसेस होता है, इसका नाम आपका रहता है, इट इज़ ए ओसवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, OSTWALD, ठीक है, ओसवाल्ड प्रोसेस। तो बेसिकली हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ऑक्सीजन किस तरीके से अपने केमिकल बिहेवियर को शो कर रहा है डिफरेंट रिएक्शन में। वाले हैं नेक्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के साथ जो रिएक्शन हमारी है वो किस तरीके से प्रोसीड होगी। ठीक, तो आपको पता है अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स को बच्चों बर्निंग करूँगा तो बर्निंग करने पे वहाँ से क्या होती है, बर्निंग करने से वहाँ पे आपकी एवोल्यूशन ऑफ हीट होगी। ठीक है, आपकी हीट क्या होगी बच्चों, प्रोड्यूस होगी, और एज वेल एज वहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, प्लस बच्चों आपका हाइड्रोकार्बन, तो आपका कार्बन के CO2 गैस भी आपकी रिलीज होगी। ठीक है, दीज आर दी प्रोडक्ट इन द बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। रिएक्शन देखो, अगर मैं CH4 मेथेन को अगर बच्चों में कंबेशन कराता हूँ, तो यहाँ पे इसकी 2 मोल्स रिक्वायर पड़ते हैं, बोथ आर गैसियस। CH4 भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो यहाँ से बनता है CO2, ये गैस की फेज में होगा, प्लस आपका फॉर्म होगा 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और रिएक्शन कोई पूछते हैं तो डेल्टा H जो होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज, उसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। ठीक, सेकेंड अगर मैं बोलूँ कि 2 मोल्स ऑफ C2H2 एसिटिलीन गैस इन दी प्रेजेंस ऑफ 5 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, ये बैलेंसिंग को लेके हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज होगी, प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होगा, और जो चेंज इन एंथैल्पी वो कैसी रहेगी आपकी, वो भी नेगेटिव में ही रहेगी। इसके बाद मैं बात करूँगा बेटा नेक्स्ट रिएक्शन इस कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो आपकी गैस की फेज में ही मिलती है। ठीक है, तो उसके साथ अगर मैं कंबेशन कराता हूँ, तो यहाँ पे 3 मोल्स O2 की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ से बच्चों बनता है कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस फॉर्म होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये दो बनते हैं प्रोडक्ट। ये रिएक्शन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सल्फर जो होगा वो आपका ऑक्सीडाइज होकर SO2 में चला जाएगा, कार्बन आपका ऑक्साइड होकर आपका चला जाएगा CO2 के अंदर, ठीक है। तो दो डिफरेंट गैसेस यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी CH2 गैस की फेज में होता है, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मेटल के सल्फाइड से बच्चों ध्यान दो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मेटल के अगर सल्फाइड्स दे रखे हैं तो फिर आंसर आप सॉल्व कैसे करोगे। तो मेटल के सल्फाइड में जैसे आप कुछ इंपॉर्टेंट सल्फाइड आते हैं, जिंक सल्फाइड हो गया, है ना, आपका HgS हो गया, ठीक है। इनके बारे में बात करूँगा। तो ये अगर ये सल्फाइड्स हैं, इसमें से मैं रिएक्शन ले रहा हूँ, क्योंकि जिंक सल्फाइड के साथ मैं फॉलो करता हूँ ऑक्सीजन गैस की फेज़ में है, सल्फाइड बच्चों सॉलिड के फेज़ में होते हैं। तो यहाँ पे इसे हम हीट करना पड़ेगा तो हीट करने से यहाँ से आपको मिलेगा, जो ये मेटल का सल्फाइड है तो मेटल का ही ऑक्साइड मिलेगा, मतलब ZnO मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस आपको यहाँ से मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से आप O2 यहाँ फॉलो करोगे, बैलेंसिंग आप कर लेना। हीट करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड मतलब मरकरी का आपका ऑक्साइड मतलब HgO मिलेगा, ठीक है। प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ से SO2 गैस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा रिएक्शन विद HCl, तो अगर HCl के साथ अगर आप फॉलो कराते हो, HCl बच्चों यहाँ पे गैस की फेज़ में है, ठीक है। रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये गैस की फेज़ में है, बट कीप इन माइंड यहाँ पे मिलती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको भी डिसोशिएट करना है, O2 को भी ब्रेक करना है, टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, तो 700 केल्विन फॉलो करना पड़ेगा। फॉलोइंग दी CuCl2 इट इज ए कैटलिस्ट। तो फिर यहाँ से आंसर मिलता है बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स, प्लस मिलता है क्लोरीन गैस, ठीक है। क्लोरीन गैस देखने को मिलेगी और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा लिक्विड की फेज में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज ऑफ डाई ऑक्सीजन, ठीक है। तो डाई ऑक्सीजन का जो यूज है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको पता है कि डाई ऑक्सीजन का जो यूज करते हैं बेटा हम लोग, वो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ठीक है, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम एंड ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के अंदर हम यूज करते हैं। और ये बेटा ये जो फ्लेम किस लिए यूज करते हैं, बिकॉज दीज फ्लेम्स प्रोड्यूस द हाई टेम्परेचर, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कटिंग, ठीक है, कटिंग या फिर जो बेल्डिंग, आपने बेल्डिंग देखा होगा, आयरन वगैरह में बेल्डिंग करते हैं, स्टील बेल्डिंग करते हैं, तो उसके अंदर हम इसका क्या यूज करते हैं। अगर आपको पता है रेलवे जो लाइंस होती हैं उसके अंदर भी हम बेल्डिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम इस गैसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको पता है कि जो हमारा लिक्विड ऑक्सीजन है, तो लिक्विड ऑक्सीजन का यूज बच्चों बहुत कॉस्टली भी रहता है, जिसको हम रॉकेट फ्यूल के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। रॉकेट फ्यूल के अंदर हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपको ऑक्सीजन से रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे आपको पता है डिटर्जेंट के अंदर हम लोग इथाइलिन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो डिटर्जेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड का यूज करते हैं ना। तो इथाइलिन ऑक्साइड का मतलब इथाइलिन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का मिक्सअप कर रहे हैं। तो जो इसका यूज करते हैं हम लोग डिटर्जेंट के अंदर, ध्यान देना है, यूज इन डिटर्जेंट, ठीक है। तो डिटर्जेंट के अंदर इसका यूज करते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्साइड को फॉर्मेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट केमिकल के फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं ऑक्सीजन का। नेक्स्ट, जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है, ठीक है, अगर उसको मिक्स करते हैं फाइनली डिवाइडेड कार्बन्स के साथ, ठीक है, तो उसका हम यूज करते हैं डायनामाइट, जो यूज करते हैं ना डायनामाइट, तो डायनामाइट एक्चुअली कभी कभी बहुत मार्केट में कॉस्टली रहता है, ठीक है, उसे आप अगर परचेज नहीं कर पा रहे हो, तो इन प्लेस ऑफ डायनामाइट आप कोल माइनिंग के अंदर, ध्यान देना, आप जो हम कोल माइनिंग करते हैं, ठीक है, तो कोल माइनिंग के अंदर इन प्लेस ऑफ डायनामाइट है ना, इंस्टेड ऑफ डायनामाइट उसकी जगह आप लोग यूज क्या कर सकते हो कि फाइनली डिवाइडेड कार्बन के क्रिस्टल्स हो, उसके साथ आप लिक्विड ऑक्सीजन, ध्यान दो लिक्विड ऑक्सीजन, इसका यूज़ कर दो, तो बेटा ये भी एक्सप्लोजिव के तरीके से क्या करता है, वर्क करता है, ध्यान देना, ठीक है, इन प्लेस ऑफ डायनामाइट। नेक्स्ट, आपको पता है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री के अंदर बेटा ऑक्सीजन का बहुत यूज़ है। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होगी या फिर आपके मेटल के फैब्रिकेशंस हो गए, तो मेटल के फैब्रिकेशंस के अंदर भी इसका यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का। नेक्स्ट, आपको पता है इसका यूज़ ब्लीचिंग एजेंट की तरीके से होता है, ठीक है, तो ब्लीचिंग एजेंट हो गया या फिर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, आपको अभी पता है कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही थी, तो उसके साथ साथ आपको पता है जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के अंदर हॉस्पिटल्स हो गया या फिर जो स्कूबा डाइविंग वाले जो डाइवर्स होते हैं, ठीक है, जो पानी के नीचे जाते हैं, ठीक है, वो भी लोग क्या करते हैं, फिर जो माइनर्स होते हैं, फिर जो माउंटेन्स पे ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो वो सब लोग भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के तरीके से भी ऑक्सीजन का डायरेक्ट सिलेंडर में भर के इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है यूज सारे सारे फिनिश होते हैं,
तो बच्चों ये लेक्चर आज मैं यहीं फिनिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा ऑक्साइड्स, कि कितने टाइप के आपका जो ऑक्सीजन कितने टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करता है। नॉर्मल ऑक्साइड हो गया, पॉली ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटरिक ऑक्साइड, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।